गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज सीरीज मटका किंग की स्टोरी को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग सन 1975 की इमरजेंसी से होती है, जब देश का माहौल पूरी तरह अनकंफर्टेबल था। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और तभी सीन जाता है एक एम्बुलेंस पर, जहाँ पर एक आदमी खून से लथपथ क्रिटिकल हालत में पड़ा था। पास खड़े दो गार्ड्स बहस कर रहे थे। एक कहता है ये नहीं बचेगा, जबकि दूसरे का कहना था ये मौत को भी हरा देगा। और अभी आदमी कौन था, इसके साथ क्या हुआ था और ये सब क्या झोल है, इस सब को जानने के लिए हमारी कहानी जाती है 11 साल पीछे। और यहाँ पर हमें बॉम्बे की लक्ष्मी पौधार चौल दिखाई जाती है, जहाँ पर ब्रिज अपनी वाइफ बरका और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सिंपल लो मिडिल क्लास लाइफ जी रहा था। पैसों की कमी हमेशा रहती थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपनी फैमिली को संभाल रहा था। देन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक टेक्सटाइल मिल को, जहाँ पर कपास से कपड़े बनते हैं और एक बड़ा बिजनेस चलता है। और इस मिल का मालिक है लाला जी, जो कि अपने एरिया का किंग माना जाता था। लेकिन उसका असली काम था सट्टा, जो कि ताश के पत्तों पर चलता था, जहाँ लोग नंबर चुनते थे, लेकिन असल में पूरा गेम पहले से सेट होता था। जीत हमेशा लाला जी की ही होती थी और इस पूरे सिस्टम को संभालता था ब्रिज, जो कि उनका ट्रस्टेड मैनेजर था। पत्ते खोलने से लेकर रिजल्ट अनाउंस करने तक सब कुछ वही करता था। एक दिन एक औरत 50 रुपए का सट्टा लगाकर हार जाती है और वो रोने लगती है, तो ब्रिज उसे अपने पास से पैसे वापस देता है और आगे से सट्टा खेलने से मना करता है। इससे साफ होता है कि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, लेकिन मजबूरी में वो ये सब कुछ कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गुलरुख पर, जो कि एक रईस और हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती थी। और उसका पति रूसी सेठ 1 साल पहले किसी वजह से मर चुका था। और उसी की वर्षी पर जब वो ससुराल जाती है तो वहां पर उसका वेलकम नहीं होता, क्योंकि ससुराल वाले उसको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे साफ साफ बाहर जाने को कह दिया जाता है। दूसरी तरफ हम ब्रिज को देखते हैं, उसका बिहेवियर काफी अच्छा था और इसीलिए वहां पर काम करने वाले मजदूर उसे काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। वहीं पर हम एक मजदूर दगलू को देखते हैं, जो ब्रिज के काफी ज्यादा क्लोज था और उसे प्यार से सेठ कहकर बुलाता था। देन हमारा सीन ब्रिज के भाई लक्ष्मण पर आता है, जो सट्टा खेलते खेलते मुसीबत में फंस चुका था। उसने जीनू भाई से 5000 रुपए उधार लिए थे और अब वो वापस नहीं कर पा रहा था। तभी जीनू के गुंडे उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और लक्ष्मण डर कर भागते हुए अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर ब्रिज और बरखा पहले से मौजूद थे। गुंडे घर में घुस जाते हैं और उसे डराने के लिए उसकी उंगली काटने की नौबत आ जाती है। बोलते हैं कि कम से कम ब्याज तो दे दो। ये सब देखकर ब्रिज काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने भाई को बचाने के लिए 5000 की जगह 10,000 देने का वादा करता है। बस 8 दिन की मोहलत मांगता है। 10,000 का नाम सुनते ही जीनू के मुंह में पानी आ जाता है और वो मान जाता है। देन वो उन्हें वार्निंग देता है कि अगर 8 दिन में पैसे वापस नहीं मिले तो वो दोनों भाइयों से किसी भी तरीके से अपने पैसे वसूल लेगा। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। और अब ब्रिज पूरी तरीके से टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसे 8 दिन में 10,000 रुपए का इंतजाम करना था, जो कि उस टाइम पर काफी बड़ी रकम थी। वो लाला जी से मदद मांगता है, लेकिन लाला जी साफ मना कर देता है और उसे उल्टा काफी बुरा भला भी सुनाता है। अब ब्रिज के दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतने सारे पैसे आखिर कहाँ से लाए। इसी बीच सीन गुलरुख पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। खैर हमें घुड़दौड़ के मैदान को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस टाइम का फेमस हॉर्स रेस बैटिंग यानी घोड़ों पर सट्टा चलता था। यहाँ पर लोग अलग अलग घोड़ों जैसे नंबर 1, नंबर 2 पर पैसा लगाते थे और जो घोड़ा रेस जीतता उसी पर बैट लगाने वाले को बड़ा अमाउंट मिलता था। और ये बैट केवल बड़े बड़े रईस और हाई प्रोफाइल लोग ही लगाते थे। और उन्हीं के बीच में लाला जी भी अपने घोड़े पर पैसा लगाए बैठा था। और इसी बीच ब्रिज वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ पैसों की टेंशन चल रही थी। वो सबके सामने लाला जी से अकेले में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाला जी उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। और अब ब्रिज को सबके सामने पैसों की बात करनी पड़ती है। इस पर लाला जी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने ब्रिज की काफी बेइज्जती करते हैं और गार्ड्स को बुलाकर उसे वहां से बाहर फेंकवा देते हैं। इस दौरान ब्रिज को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है और उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। और अब ब्रिज बाहर जाकर बैठ गया था और वहां पर रो रहा था। तभी गुलरुख वहां पर पहुंच जाती है, जो कि रेस देखने आई थी। तभी उसकी नजर ब्रिज पर पड़ती है, जो उसे बात करके थोड़ा शांत करती है। लेकिन ब्रिज अपनी प्रॉब्लम छुपा जाता है और जाते जाते वो बस इतना कहता है कि 1 नंबर के घोड़े पर बैट लगाना। ये गेम रईसों का है, लेकिन सही दाव हम जैसे लोग समझते हैं। और अब गुलरुख वैसे तो बैट लगाने नहीं आई थी, लेकिन उसके कहने पर वो नंबर 1 के घोड़े पर पैसा लगा देती है। और हैरानी की बात तो तब होती है जब वही घोड़ा रेस जीत जाता है, जिसे गुलरुख पूरी तरह शॉक हो जाती है कि ब्रिज ने इतना सटीक अंदाजा कैसे लगा लिया। दूसरी तरफ ब्रिज फैक्ट्री के बाहर उदास बैठा था और तभी दगड़ू उसके पास आता है और पूछता है कि सेठ इतना परेशान क्यों हो। ब्रिज गुस्से और दर्द में कहता है कि आम आदमी हर दिन उम्मीद में उठता है कि उसकी किस्मत बदलेगी, लेकिन ये अमीर लोग उसे कभी ऊपर आने ही नहीं देते। वो यहाँ तक बोल देता है कि मन करता है लाला जी की पूरी दुनिया ही जला दे, जिस पर दुगड़ू हंसते हुए कहता है सेठ उसमें मुझे भी शामिल कर लेना। और इस तरह दोनों के बीच ये मजाक यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी बीच ब्रिज के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत घर जाकर बरखा से बात करता है एंड वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारे गहने मुझे उधार मिल सकते हैं। और बरखा उस पर काफी भरोसा करती थी, इसलिए वो अपने पति को अपने सारे गहने दे देती है। और अब ब्रिज फैक्ट्री में आकर बाहर अपना खुद का सट्टा स्टार्ट करता है, ईमानदारी का सट्टा, 1 का 2 गुना। शुरुआत में लोग नहीं आते तो वो ऑफर बढ़ाकर 1 का 9 गुना कर देता है और अब लोगों को भरोसा दिलाता है कि यहाँ कोई चीटिंग नहीं होगी, पत्ते सबके सामने खुलेंगे।
और अब धीरे धीरे करके वहाँ पर थोड़े बहुत लोग आने लगते हैं। ब्रिज सबके सामने सच्चाई भी खोल देता है कि कैसे हर जगह लोगों को चीट किया जाता है। वो लोगों को खुद पत्ते खोलने का मौका देता है जिससे उनका भरोसा जीत लेता है। अब यहाँ पर वो लोग मजदूर थे इसलिए वो छोटे छोटे पैसे लगाते थे, 5 पैसे 10 पैसे, लेकिन जब उनका नंबर निकलता था तो उनकी खुशी देखने लायक होती थी। इसी के साथ ब्रिज का सट्टा भी थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगता है और वो एक और स्मार्ट चाल चलता है कि अपने सट्टे में कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखता जिससे आम लोग भी आसानी से खेल सकें। वहीं दूसरी तरफ चौल का एक अलग ही सीन था जहाँ पर औरतें भी मटके वाला सट्टा खेलती थी, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज काफी ज्यादा पॉपुलर थी। सब औरतें मिलकर अपनी अपनी पर्ची एक मटके में डालती थी और जिसका भी नाम निकलता वही विनर बनता था। लेकिन यहाँ भी खेल साफ नहीं था क्योंकि हर बार एक ही औरत जीती थी और बरखा का नाम कभी नहीं निकलता था, जिससे वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुखी और मायूस रहने लगी थी। और अब एक दिन ब्रिज वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही वही औरत फिर से जीती है और बाकी सब उसकी खुशी में क्लैप करने लगते हैं, तभी ब्रिज चुपचाप मटका उठाकर घर ले आता है और अंदर जाकर सारी पर्चियों को चेक करता है। उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि हर पर्ची पर सिर्फ एक ही औरत का नाम लिखा था। मतलब सीधा था कि यहाँ भी गेम ईमानदारी से नहीं बल्कि पूरी सेटिंग और चीटिंग के साथ खेला जा रहा था। खैर अगले दिन ब्रिज टेक्सटाइल मिल में मजदूरों के सामने पूरी सच्चाई खोल देता है। वो समझाता है कि कैसे हर जगह सेटिंग होती है और लोगों का नंबर जानबूझकर निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो खुद इतने सालों से ये गेम अंदर से देखता आया था। और ये सुनकर मजदूर शौक हो जाते हैं, लेकिन ब्रिज का मकसद साफ था, सबका भरोसा जीतना, ताकि लोग समझे कि उसका सट्टा सच में ईमानदारी का सट्टा है और धीरे धीरे उसी के गेम पर आकर खेलना स्टार्ट कर दे। आखिर में ब्रिज सबको कॉन्फिडेंस देता है और कहता है कि ये सट्टा आपका है और किस्मत भी आपकी है। वो कहता है कि आज के बाद पत्ते भी आप खोलोगे और अपना नंबर भी आप खुद ही चुनोगे, यानी जीत हार पूरी तरह आपकी होगी। ये मेरा सट्टा नहीं, ये ईमानदारी का सट्टा है। और इसी लाइन के साथ वो सबका भरोसा जीतने की कोशिश करता है। ये सुनकर लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट आ जाता है क्योंकि पहली बार उन्हें खुद अपना नंबर चुनने का मौका मिल रहा था। और अब धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और अपना नंबर खोलते हैं और जब उनका नंबर सच में निकलता है तो उनकी खुशी देखने लायक थी। हालांकि वो छोटे छोटे अमाउंट जैसे 5 पैसे 10 पैसे लगा रहे थे, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा था और इसी खुशी के साथ उनका भरोसा ब्रिज के सट्टे पर दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाला जी के सट्टे में कम से कम 1 रुपए की बाजी लगानी पड़ती थी, जो मजदूरों के लिए काफी बड़ी रकम थी और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसीलिए ब्रिज ने अपने सट्टे में की लिमिट हटा दी और अब उसके गेम में 2 पैसे से लेकर 5 पैसे से लेकर कितने भी रुपए तक जितना चाहे उतना लोग लगा सकते थे। और ब्रिज की ईमानदारी वाले सट्टे की चर्चा हर तरफ होने लगती है। ये देखकर लाला जी अपने आदमी सांबा को वहां पर भेजता है। सांबा आते ही एक बड़ा दाव खेलता है। वो पूरे के पूरे 300 रुपए दुक्की तिक्की पंजी पर लगा देता है, जो उस टाइम पर काफी बड़ी रकम थी। और अब भीड़ के सामने ब्रिज मना नहीं करता क्योंकि उसे अपना गेम फेयर दिखाना था और इसलिए वो सट्टा एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन किस्मत पलट जाती है, जब पत्ते खुलते हैं तो सांबा का नंबर नहीं आता और इस बार पहली बार ब्रिज जीत जाता है। और इस चाल से ब्रिज सबकी नजर में पूरी तरीके से ईमानदार बन गया था, क्योंकि पत्ते खुद सांबा ने खोले थे, इसलिए किसी को भी चीटिंग का शक नहीं होता। और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर गेम सच में फेयर है और ब्रिज का नाम तेजी से फैलने लगता है। और अब अगले दिन ब्रिज अपने गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। वो जोड़ी सिस्टम स्टार्ट करता है, मतलब ओपन में अगर 5 आया तो 9 गुना मिलेगा और अगर क्लोज में 4 आया तो भी उतना ही रिटर्न मिलेगा, यानी अब जीतने के चांस बढ़ गए थे, जिससे लोगों का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और अब इस नए सिस्टम के बाद जो मजदूरों में पूरा शोर मच जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अब जीतने के चांस पहले से ज्यादा हो गए हैं, जिससे उनका ट्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा मजदूर आकर उसके सट्टे में पैसा लगाने लगते हैं और ब्रिज का गेम तेजी से पॉपुलर होने लगता है। सांबा लाला जी को खबर देता है कि ब्रिज का धंधा अच्छा चलने लगा है, तो लाला जी एक प्लान बनाता है और सांबा को 1200 रुपए देकर भेजता है, ताकि वो ब्रिज के सट्टे में ओपन और क्लोज दोनों पर बड़ा दाव लगाए। लाला जी का प्लान साफ था कि अगर दाव जीत गया तो ब्रिज कंगाल हो जाएगा, उसका सारा कमाया पैसा लाला जी के पास आ जाएगा, क्योंकि ब्रिज ने अभी नया नया स्टार्ट किया था और मजदूर लोग ही उसके पास सट्टा खेलते थे, जो कि 2-3 पैसे लगाते थे। तो अभी तक उसने केवल 9-10 हजार रुपए ही कमाए थे और लाला जी के लिए 1200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही काफी पैसा था और वो काफी ज्यादा अमीर था। और अब सांबा ब्रिज के पास आकर एक चाल चलता है। वो हर एक नंबर पर 100 रुपए लगा देता है, यानी कुल 12 पत्तों पर 1200 रुपए। इसका मतलब साफ था कि किसी न किसी तरह जीत उसी की होनी थी। ब्रिज को यहाँ पर पता था कि हार उसी की होनी है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करता, क्योंकि उसका काम सिर्फ एक ही था, लोगों का भरोसा जीतना। ब्रिज को अपनी सारी कमाई सामा को देनी पड़ती है, क्योंकि सामा इस बार जीत जाता है, जो मिलाकर के करीब 10,000 रुपए थी। और उधर उसे जीनू भाई के लिए भी आज ही पैसे देने थे, क्योंकि 8 दिन पूरे हो चुके थे और अब ब्रिज पूरी तरीके से टूट गया था। वो काफी ज्यादा अपसेट था, लेकिन इस हार के बाद भी एक चीज साफ हो गई कि ब्रिज की ईमानदारी पर किसी को शक नहीं रहा और अब लोग उसे और भी ज्यादा भरोसेमंद मानने लगे कि ये आदमी सच में फेयर गेम खेलता है, चाहे खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। सबको आज जीनू भाई के पैसे वापस लेने थे, इसलिए वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक मिठाई का डब्बा लेकर उनके पास पहुंचता है। डब्बा खोलते ही जीनू को पता चल जाता है कि अंदर पैसे नहीं है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन ब्रिज उसे शांत करते हुए कहता है कि उसके सट्टे की मार्केट में काफी चर्चा है, लोग उसे जानने लगे हैं, बस अभी पैसों की थोड़ी कमी है। वो भरोसा दिलाता है कि आगे चलकर उसका गेम बहुत बड़ा हो जाएगा, वो पैसे चुका देगा, साथ ही वो उससे और भी उधार पैसे मांगता है, ये कहकर कि वो उसके लिए डबल प्रॉफिट देगा। जीनू को अब उसकी काबिलियत पर थोड़ा भरोसा होने लगता है और वो उसे और पैसे दे देता है। और इसके बाद ब्रिज अपने पैसों से एक नया गोदाम खोलता है
है और कपास टेक्सटाइल्स का बिजनेस स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे ही वो अपनी सट्टे का गेम भी सीक्रेटली चलाता रहता है। अब वो अपने सट्टे का पैटर्न बदल देता है और मटका सिस्टम स्टार्ट करता है। मतलब कि अब वो ताश के पत्तों को मटके के अंदर खोलेगा और जो भी नंबर आएगा उस पर लोगों को 9 गुना पेमेंट मिलेगा। धीरे धीरे वो शहर के हर कोने में अपनी छोटी छोटी सट्टा की दुकानें खोल देता है, जैसे कॉलेज के बाहर, मजदूर यूनियन के पास, हर जगह। लक्ष्मण और डगडू जैसे लोग इन दुकानों को संभालते हैं। अब उसका धंधा बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है। इसी बीच ब्रज को पता चलता है कि उसे बेटा हुआ है और वो हॉस्पिटल जाकर बरखा से मिलता है। दोनों इस खबर से काफी खुश होते हैं। हालांकि ब्रज के दिमाग में काम का दबाव हमेशा बना रहता था। हमारा सीन जाता है डिसूजा नाम के एक पत्रकार पर, जिसे हॉर्स रेस बेटिंग के खिलाफ आर्टिकल मिल जाता है, लेकिन उनका सीनियर उसे पब्लिश करने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद भी उसी सट्टे में पैसे लगाता था। डिसूजा हर्ट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके भाई की सट्टे की लत की वजह से मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो लोगों को बचाना चाहता था। और अब डिसूजा को एक आदमी आकर बताता है कि आजकल हॉर्स रेस से ज्यादा मटका सट्टा तेजी से फैल रहा है, खासकर गरीब और मजदूर वर्ग में। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज के सट्टे में एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो लोग थे वो पूरा पैसा लगाने से पीछे हटने लगते हैं क्योंकि उसका गेम पूरी तरीके से लोअर क्लास तक ही सीमित था। गरीब और मजदूर लोग सोचते थे कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी पैसा लगाया और वो हार गए तो उनका पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट खोने लगते हैं और ब्रिज को समझ में आता है कि उसे सिस्टम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए वो एक नया आइडिया लेकर आता है कि अगर कोई 10 रुपए लगाता है तो वो उसे अलग अलग नंबरों में बांट सकता है। मतलब कि 10 रुपए को 10 अलग अलग चांस में लगा दिया जाए तो लगभग एक नंबर तो निकल ही आएगा। और ऐसे में कोई हारता भी है तो उसके पास लॉस सिर्फ 1 रुपए का होगा और 9 रुपए उसके पास बच जाएंगे। और इसी सिस्टम में ब्रिज का फायदा ये था कि उसे 1 रुपए का लॉस होगा, वही उसका प्रॉफिट बन जाएगा और इस तरह उसका गेम फिर से लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनने लगता है। यहाँ पर लोग सोचने लगे थे कि 10 रुपए में 10 चांस मिल रहे हैं तो नुकसान बहुत कम है और जीतने का मौका ज्यादा। इस वजह से कोई भी पीछे नहीं हटता और धीरे धीरे हर कमाने वाला इंसान भी इसमें हिस्सा लेने लगता है। जो भी थोड़ा बहुत कमा रहा था वो भी अब अपने पैसे इसमें लगाने लगता है क्योंकि सबको लगता है कि ये एक सेफ और स्मार्ट गेम है। इधर ब्रिज का गेम इतना ज्यादा हिट हो जाता है कि उधर लाला जी पूरी तरह शॉक हो जाता है। तभी एक दिन गुलरुख वहाँ से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर ब्रिज पर पड़ जाती है जो अपने गोदाम में काम कर रहा था। वो अचानक अंदर जाती है और ब्रिज उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से मिलेगी। गुलरुख बताती है कि उस दिन उसने ब्रिज को काफी ढूंढा था क्योंकि उसके कहने पर उसने 1 नंबर के घोड़े पर बैट लगाया था और वही सच में जीत गया था। और इसी से उन दोनों की बातचीत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। गुल्लू ब्रिज से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करता है। इस पर ब्रिज उसे अपने मटका सट्टे के पूरे सिस्टम के बारे में बताता है। गुल्लू को ये आइडिया थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसे ट्राई करने के बारे में सोचती है। वो 500 रुपए की बैट लगाती है ताकि गेम को खुद समझ सके। जैसे ही वो खेल खेलती है तो उसे काफी मजा आता है और वो कहती है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ डिसूजा अपने लेवल पर मटके सट्टे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और धीरे धीरे ब्रिज के अड्डे तक पहुंच जाता है। वो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर से अपने सीनियर के पास एक आर्टिकल लेकर जाता है जो इस बार खास तौर पर मटका सट्टे पर था। लेकिन उसका सीनियर इस बार भी उसे पब्लिश करने से मना कर देता है और इस रिजेक्शन से डिसूजा काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि सच सामने लाने की उसकी कोशिश हर बार रोक दी जाती थी। और अब डिसूजा अपनी पुरानी दोस्त से मिलता है जिसका खुद का एक छोटा सा न्यूज़पेपर था और अब वो इस न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल को छाप देती है जिससे खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग मटका सट्टे के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज फिर से गुल्लुक से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। दोनों के बीच सट्टे को लेकर डिस्कशन होता है तो गुल्लुक कहती है कि अभी उसका गेम सिर्फ लोअर और मिडिल क्लास तक ही सीमित है, इसकी ग्रोथ भी लिमिटेड है। वो उसे सजेस्ट करती है कि इसे बड़े लेवल पर लेके जाना चाहिए, जिससे काफी बड़ा पैसा और पावर दोनों मिल सकते हैं। अब ब्रिज यहाँ पर सोच में पड़ जाता है और उसे उसका आइडिया काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ हम सांबा को देखते हैं जो कि लाला जी का आदमी था और वो फिर से ब्रिज के पास आता है। वो सिंगल और डबल पाने दोनों पर बड़ी रकम 4-4 हजार रुपए की बैट लगाता है। ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा था और अगर हार हो जाती तो करीब 1 लाख रुपए का रिस्क बन जाता। फिर भी ब्रिज इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो तुरंत अपने कई जानने वालों को कॉल करता है और पार्टनरशिप का आइडिया देता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट आधा आधा बांटने की बात करता है। कई लोग इसके लिए नहीं मानते लेकिन लास्ट में जीनू भाई इसके लिए रेडी हो जाता है और इसके साथ ही ब्रिज का बिजनेस और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और अब ब्रिज की सक्सेस से कई लोग उससे जलने लगते हैं। एक रात जब वो गोदाम से बाहर निकलता है तभी कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी गोदाम के बाहर दुगड़ू आ जाता है और जोरदार फाइट में उन सभी गुंडों को मार के भगा देता है। इसके बाद दुगड़ू ब्रिज से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और किसी को भी उसके करीब नहीं आने देगा। और अब ब्रिज घर पर आता है लेकिन वहाँ बरखा उससे ऑलरेडी नाराज बैठी थी क्योंकि ब्रिज उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर उन दोनों के अंदर छोटा सा आर्ग्यू हो जाता है लेकिन ब्रिज उसे मना लेता है और मैटर यहीं पर सेटल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें गुल्लुक को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में एक काफी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पर उसने अपने सारे रईस दोस्तों को बुलाया था क्योंकि आज इस पार्टी में वो ब्रिज का मटका सट्टा खेलने वाली थी। वो ब्रिज को भी इन्विटेशन देती है लेकिन जब ब्रिज वहाँ पर पहुंचता है तो चारों तरफ लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। इतने रईस लोगों के बीच वो पहली बार आया था इसलिए वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और इसी वजह से वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। गुल्लुक ब्रिज को काफी ढूंढती है लेकिन जब वो नहीं मिलता तो न चाहते हुए भी गुल्लुक को यहाँ पर मटका सट्टा स्टार्ट करना पड़ता है और अब यहाँ पर सभी लोग अपना अपने नंबर पर पैसा लगाते हैं।
अब ये गेम सिर्फ लोअर मिडिल क्लास तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ पर रईस और बड़े बड़े लोग काफी बड़े अमाउंट में पैसे लगा रहे थे और उन सभी को इस गेम में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अगले दिन गुलरुख ब्रिज के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो पार्टी छोड़कर क्यों चला गया। ब्रिज कहता है कि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तभी गुलरुख उसके सामने ढेर सारे पैसे रखती है और बताती है कि उसके जाने के बाद उसने सट्टा कंटिन्यू किया था। और अब ये देखकर ब्रिज खुश हो जाता है और कहता है कि वो रईस लोगों के बीच ये गेम नहीं खेल पाएगा, इसलिए क्यों ना गुलरुख उसके लिए ये गेम खेले पार्टनरशिप में। और अब गुलरुख भी इसके लिए मान जाती है और यहीं से अब नया गेम स्टार्ट होता है। और अब ब्रिज अपने इस खेल का नाम संगम बाजार रख देता है और यहीं से गेम एक नए लेवल पर स्टार्ट हो जाता है। एंड अब ब्रिज अपने गेम को और भी बड़ा कर देता है। वो हर शहर पूरे भारत में छोटी छोटी सट्टे की दुकानें खुलवा देता है, जिनकी कमांड एक ही जगह पर थी और पूरे सिस्टम को फोन और टेलीफोन पर चलाया जाता था। नंबर सिर्फ एक जगह से खुलता था और फिर कॉल के जरिए हर सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया जाता था। और अब हाल ये था कि पूरे देश में मटका सट्टा चलने लगता है, लेकिन असली नंबर सिर्फ ब्रिज ही अपने घर से खोलता था और वही गेम को कंट्रोल कर रहा था। मतलब साफ था कि अब ब्रिज का सट्टा सिर्फ लोकल नहीं रहा था, बल्कि नेशनल लेवल का गेम बन चुका था। और इस टाइम पूरे देश में उसी का नेटवर्क चल रहा था, हर जगह उसी का नाम छाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ डिसूजा अभी भी मटका गेम के पीछे पड़ा रहता है। वो लगातार इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था ताकि इस पूरे खेल की सच्चाई तक पहुंच सके। तभी हमारा सीन कट होकर जाता है ब्रिज के छोटे भाई लक्ष्मण पर, जिसने एक कॉलेज के सामने अपनी सट्टे की दुकान लगा रखी थी। तभी वहां पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, जिनमें एक लड़की वसुधा थी। उसे देखकर लक्ष्मण काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और तुरंत उसे चाय के लिए पूछ लेता है। खैर उसके बाद हमारा सीन जाता है सीएम बापट पर, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वहां पर वो सट्टे और हॉर्स रेसिंग पर लगने वाले दाव के खिलाफ बोल रहा था और कहता है कि इसे रोकना पड़ेगा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों के बीच हम डिसूजा को भी देख पाते हैं। और अब डिसूजा वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम बापट के सामने बोलता है कि आजकल मटका किंग बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और उसके पास इतना पैसा है कि शायद सरकार के पास भी ना हो। ये सुनकर बापट यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। खैर तभी हमारा सीन जाता है ब्रिज के ऊपर, जहाँ उससे मिलने के लिए जीनू आता है। उसका कहना था कि वो भी एक दुकान खोलना चाहता है और वो इसे पूरी ईमानदारी से चलाएगा, लेकिन ब्रिज अपने इस गेम को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो अपनी एक भी दुकान बेईमानी से नहीं चलाना चाहता था। सट्टा भले ही गलत हो, लेकिन वो इसे पूरी ईमानदारी के साथ खेलता था। और तभी हमारा सीन जाता है बरखा पर, जिसकी पड़ोसन उसे ताना मारती है कि वो लोग तो ईमानदार हैं, तुम्हारी तरह नहीं। और ये बात उसे अंदर तक लग जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जब ब्रिज घर पर आता है तो बरखा गुस्से में उसे सब बता देती है कि अब लोग उन्हें बेईमान कहने लगे। और अब ब्रिज उसे एक अच्छी सी साड़ी पहनाता है, देन अपने साथ लेकर जाता है। एक शानदार गाड़ी खरीदता है और एक बड़ा घर भी लेता है और उसे समझाता है कि लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अपना गेम ईमानदारी से खेलता है। इसके बाद वो उसे हॉर्स रेसिंग में भी लेकर जाता है, जहाँ वो सट्टा लगाता है और जीत जाता है। ये देखकर बरखा काफी ज्यादा खुश होती है। और अब ब्रिज उसे कहता है कि तुम अपने चारों तरफ देखो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सारे के सारे रईस हैं और केवल सट्टा खेलना इनका एक शौक है, इसलिए तुम्हें दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर वो पूरी शानो शौकत के साथ अपनी चौल में एक लग्जरी गाड़ी से एंट्री लेती है, जहाँ सारे लोग उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। हमारा सीन बापट पर जाता है, जिसे मिलने के लिए एक आदमी आता है। एक्चुअली बापट ने उस आदमी को ब्रिज के पीछे लगाया था। वो उससे कहता है कि ये पूरा गेम अनमोल टेक्सटाइल मिल के अंदर चोरी छुपे चल रहा है, जहाँ से ये सट्टा ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि ब्रिज ऑपरेट करता है। बापट कहता है हमें इस मटके के जुए को बंद कराना होगा। तभी वो आदमी कहता है कि जुए को तो हम बंद करवा देंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनको इसे खेलने की आदत लग चुकी है। अब सच तो ये था कि बापट भी जुआ बंद नहीं करवाना चाहता था, बल्कि वो खुद का एक जुआ स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि उसे भी पैसा चाहिए था। इसलिए बापट समझ जाता है कि लोगों की जुए की आदत तो खत्म नहीं होगी, इसलिए वो एक नया रास्ता निकाल लेता है। वो सोचता है क्यों ना गवर्नमेंट का पुराना लॉटरी सिस्टम फिर से स्टार्ट कर दिया जाए, जहां सब कुछ लीगल और कंट्रोल में रहे, यानी कह सकते हैं गवर्नमेंट का सट्टा। और अब वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। लोग खुलेआम टिकट खरीदते, हर टिकट पर एक नंबर होता था और तय टाइम पर उसका रिजल्ट निकलता। इससे गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता और गैर कानूनी मटका सट्टा धीरे धीरे खत्म भी किया जा सकता था। और बापट अपने इस सट्टे पर सारे के सारे नियम वही लागू करता है जो मटका सट्टा में लगाए जाते थे, और इसलिए अब सभी लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। खैर उसके बाद हमारा सीन लक्ष्मण पर आता है, जहाँ उससे मिलने के लिए लाला जी आते हैं और यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। एक्चुअली बरखा लाला जी की बेटी थी। लाला जी लक्ष्मण से कहते हैं कि अगर वो उनकी बेटी को पसंद करता है तो उससे डील करनी होगी। उसे कहता है कि तुम अपने भाई के नौकर हो और मैं अपनी बेटी को एक नौकर के साथ उठने बैठने नहीं दे सकता। फिर वो उसे उकसाता है कि अगर वो सट्टे के नंबर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दे तो वो इस खेल को और भी बड़ा बना सकते हैं। और साथ ही वो ताना मारते हैं कि उसका भाई तो बस ईमानदारी का दिखावा कर रहा है। और अब ये बात लक्ष्मण के दिमाग में बैठ जाती है और वो धीरे धीरे बेईमानी की तरफ झुकने लगता है, यानी अब वो सट्टे के नंबर में हेरफेर करने के लिए तैयार हो जाता है। देन अब जब भी सट्टे का नंबर निकलता ब्रिज एक नंबर बताता, लेकिन लक्ष्मण उसे बदलकर दूसरा नंबर अनाउंस करता है और इस तरह वो असली नंबर छुपाकर नकली नंबर चलाता है और धीरे धीरे लोगों का पैसा खाने लगता है बिना किसी को शक हुए। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये खेल पकड़ा जाता है। जब ब्रिज हिसाब चेक करता है तो उसका कैलकुलेशन पैसों से मैच नहीं करता और उसे शक होता है और जांच करते करते सच्चाई सामने आ जाती है। यहीं पर लक्ष्मण की पूरी पोल खुल जाती है। खैर यहाँ पर ब्रिज अपने छोटे भाई को डांट देता है और उसे लगता है कि अब वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वो बात को यहीं पर खत्म कर देता है। देन हमारा सीन कट होकर बरखा पर आता है, जिसकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं होती, तो वो ब्रिज से कहती है कि उसे कॉमर्स और इंग्लिश से अपने
अपनी पढ़ाई को पूरा करना है और अब ब्रिज भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन तभी अचानक उनके घर पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और माहौल एकदम टेंस हो जाता है और ये पूरी रेड बापट के कहने पर होती है। पुलिस वाले पूरा घर छान मारते हैं, हर कोना चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ भी हाथ नहीं लगता, ना कोई पैसा ना कोई सबूत, और इसीलिए वो लोग वहाँ से वापस लौट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन जाता है लक्ष्मण और बरका पर, जहाँ पर बरका उसे ब्रिज के खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है कि जब नंबर तुम ही कंट्रोल करते हो तो अपने ही आदमी को क्यों नहीं जिता देते, लेकिन लक्ष्मण जवाब देता है कि वो गेम ईमानदारी से खेलता है। तभी बरका उसे भड़काती है कि तुम हमेशा अपने भाई की छाव में ही जीते हो, कब तक उसकी परछाई बने रहोगे। और ये बातें लक्ष्मण के दिल दिमाग में बैठने लगती है और धीरे धीरे उसके अंदर लालच और बगावत दोनों बढ़ने लगते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लक्ष्मण अब अपने लिए अलग कमरा ले चुका था। वो धीरे धीरे अपने भाई से दूर रहने लगा था क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता था। फिर हम देखते हैं बरका कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और अपनी बीकॉम की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है और अब वो रेगुलर क्लास अटेंड कर रही थी और अपनी डिग्री को पूरे करने पर फोकस कर रही थी। उधर ब्रिज, डगडू और लक्ष्मण को भी गवर्नमेंट लॉटरी के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट नए नए टिकट निकाल रही थी और लोग खुलेआम उनमें पैसा लगा रहे थे। ये देखकर ब्रिज को बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि इससे उसका मटका वाला धंधा कमजोर पड़ सकता है। देन हम देखते हैं धीरे धीरे गुलरुख और ब्रिज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच एक अलग कनेक्शन बन रहा था, लेकिन ब्रिज समहाउ अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसकी एक फैमिली है, पत्नी और बेटा, जिनकी जिम्मेदारी वो भूलना नहीं चाहता था। और अब बापट ब्रिज को मिलने के लिए बुलाता है और सीधे उससे मटका सट्टा बंद करने को कहता है, लेकिन ब्रिज भी यहाँ पर झुकने वाला नहीं था। वो खुद को गरीब बताकर बात घुमा देता है और इनडायरेक्टली धमकी देकर वहां से निकल जाता है और ये बात बापट को चुप जाती है, इसीलिए वो चुप बैठने वाला नहीं था। वो चाल चलता है और पुराने टेलीफोन कनेक्शन में ही दिक्कत करवा देता है, जिससे लाइनें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ब्रिज जो पूरे इंडिया में नंबर फोन से भेजता था वो लोगों तक सही से नहीं पहुंच पाता और इस वजह से उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है और उसे भारी नुकसान होने का खतरा हो गया। खैर हम देखते हैं ब्रिज लालाजी से मिलने के लिए एक 5 स्टार होटल में जाता है, जहाँ पर वो लालाजी के साथ डील करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं बनती है क्योंकि लालाजी बेईमानी चाहते थे, जबकि ब्रिज अपने रूल्स पर अड़ा रहता है। इसी बीच हम देखते हैं लक्ष्मण बार बार लालाजी का साथ देता है, जिससे ब्रिज को उस पर डाउट होने लगता है और अब लालाजी वहां से चले जाते हैं। देन हम देखते हैं ब्रिज होटल के टेलीफोन से गुलरुख के लिए कॉल करता है। वो नोटिस करता है कि यहाँ की आवाज बहुत ही ज्यादा क्लियर है। तभी वो रिसेप्शन से पूछता है तो पता चलता है कि इन बड़े होटलों की अपनी प्राइवेट टेलीफोन लाइन होती है, जो बाहर की सरकारी लाइनों से अलग और ज्यादा क्लियर होती है। और यहीं से ब्रिज के दिमाग में एक नया आइडिया क्लिक होता है। वो ब्रिज अपने आदमी डुगडू से कहता है कि 5 स्टार होटल का अपना टेलीफोन एक्सचेंज होता है, किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचने का जुगाड़ करो। तभी डुगडू होटल पहुंचता है और उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसी होटल के टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती थी। डुगडू जब उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को पैसों की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उसकी बहन के पैर में प्रॉब्लम थी। इसीलिए डुगडू उसे पैसों का ऑफर देता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे काम करना होगा और इसके लिए वो लड़की मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रिज को देख पाते हैं, जिसे मिलने के लिए उसके बचपन का दोस्त अंतु आता है और यहाँ पर पता चलता है कि अंतु नगर सेवक का चुनाव लड़ना चाहता है। तभी ब्रिज के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो बापट के खिलाफ अपना खुद का एक आदमी खड़ा करना चाहता है, इसलिए वो अंतु से कहता है कि तू टेंशन मत ले, चुनाव लड़, पैसे मैं दूंगा, और अंतु इसके लिए मान जाता है। और अब ब्रिज अपना दिमाग थोड़ा और घुमाता है तो उसके दिमाग में एक और बड़ा आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि सरकार ने लॉटरी स्टार्ट की है और उसका सारा पैसा काला है, तो क्यों ना इस लॉटरी के जरिए उसे व्हाइट बना दिया जाए। इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि पता करो, जिन जिन लोगों की गवर्नमेंट लॉटरी लगी है उन्हें सीधे मेरे पास लेकर आओ। और अब उसके आदमी उन लोगों के पास जाते हैं जिनकी लॉटरी लगी थी। वो उन्हें समझाते हैं कि जब सरकार तुम्हें लॉटरी का पैसा देती है तो उसमें से करीब 40% टैक्स काट लेती है, लेकिन हम तुम्हें पूरा पैसा देंगे बिना टैक्स काटे। इसके बदले में तुम्हें अपनी लॉटरी टिकट हमें देनी होगी। और वो लोग इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि उनका तो फायदा ही था। और इस तरीके से ब्रिज उन लोगों की लॉटरी की टिकट खरीद लेता है और फिर वही टिकट सरकार के पास ले जाकर अपना पैसा क्लेम करते हैं और उनका काला पैसा धीरे धीरे सफेद होने लगता है। मतलब कि मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो ब्रिज का गैंग लोगों से लॉटरी टिकट खरीद लेता था और बदले में उन्हें कैश देता था, फिर वही टिकट लेकर सरकार से पूरा जीत का पैसा क्लेम कर लेते थे और इस तरह उनका काला पैसा सिस्टम के जरिए धीरे धीरे सफेद हो जाता था, बस थोड़ा बहुत टैक्स करता था। वहीं हम देखते हैं ब्रिज का पूरा सपोर्ट मिलने की वजह से अंतु नगर सेवक का चुनाव जीत जाता है और अब ब्रिज पहले से ही समझ जाता है कि बापट का आदमी चुनाव हार चुका है तो अब वो पलटवार जरूर करेगा। इसीलिए वो पहले से ही अपने सारे पैसे और सिस्टम को छुपा देता है ताकि रेड या जांच में कुछ हाथ न लगे। वहीं गुलरुख और ब्रिज का रिलेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। हम देखते हैं ब्रिज का छोटा भाई लक्ष्मण सट्टे में गड़बड़ी करने लगता है। वो एक आदमी की लगी हुई टिकट का पैसा उसे नहीं देता, जिसके बाद वो आदमी पुलिस में कंप्लेन कर देता है और लक्ष्मण को पुलिस पकड़ ले जाती है। जब ब्रिज को पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर उसे सख्ती से डांटता है और उसे छुड़ाने से मना कर देता है। वो कहता है जब तक इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ये जेल में ही रहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लालाजी चुपचाप जाकर लक्ष्मण को वहां से छुड़ा कर ले जाता है और इसके बाद लक्ष्मण अब पूरी तरीके से लालाजी के साथ रहने लगता है। वहीं हम देखते हैं ब्रिज का आदमी दगड़ू उस टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की के पास जाता है और उसे नंबरों की लिस्ट दे देता है। वो कहता है शाम को तय समय पर इन सभी नंबरों को टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़कर लॉटरी का रिजल्ट बताना है। लड़की बिल्कुल वैसा ही करती है और इस तरह ब्रिज का पूरा सिस्टम फिर से बिना किसी
दिक्कत के स्मूथली चलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि ब्रिज का पूरा लुक बदल जाता है। वो कुर्ता और धोती पहनना स्टार्ट कर देता है और उसका मटका बिजनेस पूरे देश में फैल गया था। हर जगह लोग उसी के सत्ते पर पैसा लगा रहे थे, चाहे अमीर हो या फिर गरीब। इधर बापट के कहने पर पुलिस ऑफिसर फिर से ब्रिज के घर पर रेड डालता है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ गुलरुख अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा कर लेती है और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। डिसूजा मटका के खिलाफ एक आर्टिकल लिखता है, लेकिन उसका सीनियर बापट के प्रेशर में आकर सिर्फ मटका को ही हाईलाइट करता है, जिससे डिसूजा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं हम देखते हैं ब्रिज और गुलरुख के बीच रिश्ता बन चुका था और अब वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। उन्हें दुनिया में किसी की चिंता नहीं थी और अब ज्यादातर टाइम ब्रिज गुलरुख के साथ ही बिताता था। वहीं दूसरी तरफ दुगड़ू और टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की वसुधा के बीच भी रिश्ता स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और शादी करने का डिसाइड करते हैं। और अब एक दिन बरका को ब्रिज के कुर्ते से किसी औरत के परफ्यूम की स्मेल आती है। तभी वो समझ जाती है कि उसके पति ब्रिज का गुलरुख के साथ संबंध है, कि गुलरुख उसके बिजनेस में पार्टनर थी और ये बात सभी को पता थी और चारों तरफ उन दोनों की चर्चाएं भी चल रही थी। तभी हम देखते हैं ब्रिज यहाँ पर अपने घर में एक मेड रख लेता है ताकि उसकी पत्नी की कुछ हेल्प हो जाए। साथ ही वही ज्यादातर उसके बेटे अनमोल का ख्याल भी रखती थी। एक दिन रुक्मिणी अनमोल को लेकर स्कूल से आ रही थी, तभी काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ आज तुम्हारे पापा कौन सा नंबर खोलने वाले हैं। और जब ये बात ब्रिज को पता चलती है तो वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। वहीं बरखा और ब्रिज के बीच दरार बढ़ने लगती है। बरखा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ चल रहा है, वो तुम्हारे लिए ऐसा क्या करती है, जिस पर ब्रिज का कहना था कि मैंने तुम्हें आज तक कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी है। वहीं हम देखते हैं बापट लाला जी के साथ हाथ में ला लेता है और वो कहता है कि हमने ब्रिज के घर में कई बार रेड डाली है, लेकिन हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। देन बापट फिर से कमिश्नर पर प्रेशर डालता है कि ब्रिज को तुरंत अरेस्ट किया जाए। कमिश्नर अपने ऑफिसर तुम्बड़े को कॉल करता है और सीधा ऑर्डर देता है कि ब्रिज को पकड़ कर लाओ। तुम्बड़े ब्रिज के घर जाता है और उसे अरेस्ट करके ले आता है। तुम्बड़े कहता है कि मैं जानता हूँ मटका तुम ही चलाते हो। तभी यहाँ पर ब्रिज का वकील आता है और वो तुम्बड़े से कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यही मटका चलाता है, जिसमें तुम्बड़े कहता है कि अभी 9 बजने वाले हैं और 9 बजे नंबर खुलेगा और वो सिर्फ ब्रिज ही खोलता है और वो तो मेरे सामने बैठा है और अगर आज नंबर नहीं खुला तो मैं समझ लूंगा ब्रिज मटका नहीं चलाता। और अब क्या था, ब्रिज वकील और तुम्बड़े के बीच डील हो जाती है और अब ब्रिज तुम्बड़े के सामने बैठा था। अब ब्रिज को तो 9 बजे नंबर खोलना था, तो आखिर वो करे तो क्या करे। अब यहाँ पर ब्रिज एक चाल चलता है, वो एक कांस्टेबल से पीने के लिए पानी मंगाता है और जब वकील और ब्रिज पानी पी रहे होते हैं तभी आंखों ही आंखों में वो अपने वकील को नंबर बता देता है और अब वकील बाहर जाकर वही नंबर सबको बताता है। वो नंबर चारों तरफ खुल जाता है। बाद में पता चलता है कि जो कांस्टेबल पानी लेकर आया था उसकी बेल्ट पर लिखा नंबर था 325 और वही आज ब्रिज का ओपन नंबर था। उसी की तरफ इशारा करके ब्रिज ने वकील को यह नंबर बता दिया था और इस चाल से ब्रिज एक बार फिर से बच जाता है और तुम्बड़े को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अभी हमारा सीन जाता है मकसूद पर, जो कि एक फिल्म एक्टर था। वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर गुलरुख भी आती है और उसी पार्टी में ब्रिज भी पहुंच जाता है और वहीं पर उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो उसे एक फिल्म बनाने का प्लान बताता है और कहता है कि अगर वो पैसा लगाएगा तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और मूवी भी हिट होगी। और ब्रिज को ये आइडिया पसंद आता है और वो उसकी मूवी में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि गुलरुख इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन ब्रिज यहाँ पर अपनी मर्जी की करता है। वही हम दुगड़ू को देखते हैं जो ब्रिज से अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की बात करता है, लेकिन ब्रिज अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था कि उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और कह देता है कि देखते हैं। ये बात दुगड़ू को काफी बुरी लगती है क्योंकि वो शुरू से ब्रिज के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि ब्रिज अब उसकी वैल्यू नहीं कर रहा। वही सीन बापट पर जाता है जो चुप बैठने वाला नहीं था और वो पुलिस पर एक बार फिर से दबाव डालता है कि ब्रिज के ऊपर रेड डाली जाए ताकि शायद इस बार कुछ सबूत मिल जाए और इसी प्रेशर के कारण इंस्पेक्टर तुम्बड़े रेड करता है, लेकिन वो काफी ईमानदार होता है, इसलिए वो सिर्फ ब्रिज के मटके पर नहीं बल्कि लाला जी और बाकी सभी सट्टा नेटवर्क पर एक साथ रेड डाल देता है। और अब रेड में लाला जी का सिस्टम भी फंस जाता है और उनका काफी सारा पैसा जब्त कर लिया गया था, लेकिन ब्रिज के यहाँ से कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन अब लाला जी भी बहुत नाराज हो जाते हैं और वो सीधे बापट को कॉल करके उसे शिकायत करते हैं कि इंस्पेक्टर तुम्बड़े ने उनके आदमी और उनके सिस्टम पर रेड डाल दी है। इस पर बापट गुस्से में आकर तुम्बड़े को सस्पेंड करवा देता है। ये सुनकर तुम्बड़े को काफी दुख होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ईमानदारी का यही सिला मिला। वहीं ब्रिज मकसूद की फिल्म में काफी बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देता है और कहता है कि अगर आगे पैसों की जरूरत पड़े तो सिर्फ उसके लिए बता देना। उधर बरखा और उसके कॉमर्स प्रोफेसर के बीच धीरे धीरे दोस्ती बन जाती है। बरखा घर में अकेलापन फील कर रही थी और उसे पहले ही ब्रिज और गुलरुख के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था, जिससे वो अंदर से टूट गई थी और इसी वजह से वो अपने प्रोफेसर से थोड़ा बात करके अपना दिल हल्का कर लेती थी। खैर तभी एक आदमी ब्रिज के पास आकर बताता है कि उसका भाई लक्ष्मण लाला जी के साथ मिलकर धंधा कर रहा है और अब उसकी शादी भी होने वाली है लाला जी की बेटी के साथ। ये सुनकर ब्रिज को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसका भाई ये सब कर रहा था और उसने बताया तक नहीं और इसीलिए ब्रिज सीधे लाला जी और लक्ष्मण के पास जाता है और कहता है कि तू शादी कर रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं, अब तेरा भाई तेरी शादी धूमधाम से करेगा। इसके बाद ब्रिज खुद अपने भाई की शादी की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की जिसे दुगड़ू पसंद करता था बार बार उससे शादी की बात कर रही थी और खर्चे की चिंता भी कर रही थी, लेकिन दुगड़ू अंदर से काफी नाराज था। वो कहता है कि सेठ अभी अपने भाई की शादी में बिजी है और ये सब अमीर लोगों की शादी है, हमारे जैसे
गरीबों के लिए ये सब आसान नहीं होता। तभी अचानक होटल मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि टेलीफोन एक्सचेंज वाली लड़की ने मटका नंबर पूरे शहरों में पास किए थे और इस पर पुलिस बुला ली जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। डुगडू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत वकील के साथ स्टेशन जाता है, लेकिन उसे बेल नहीं मिल पाती क्योंकि उस पर काफी बड़ा केस बन गया था। वहीं ब्रिज अपने भाई की शादी की तैयारियों में पूरी तरह बिजी था और शादी के लिए एक पूरा स्टेडियम खाली करवा लिया गया था। जब डुगडू ब्रिज को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बेल नहीं मिल पाई तो उसका वकील कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं बोलना, नहीं तो ब्रिज भी फंस सकता है। और हम देखते हैं ब्रिज इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, वो कहता है देखते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो अपने भाई की शादियों में बिजी हो जाता है। इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ये देखकर डुगडू को बहुत बुरा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेल में है, लेकिन ब्रिज अपने काम में इतना डूबा है। खैर तभी लक्ष्मण की शादी धूमधाम से चल रही थी। पूरा स्टेडियम खास तौर पर उसके लिए बुक किया गया था क्योंकि ब्रिज के पास अब बहुत सारा पैसा। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अचानक से वहाँ पर सीबीआई आती है और लक्ष्मण को पकड़ कर ले जाती है। उन्हें इनपुट मिलता है कि लक्ष्मण भी मटका यानी जुए के धंधे में शामिल है और उसके खिलाफ उनके पास सबूत थे और इसी वजह से शादी के बीच से ही लक्ष्मण को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। इसके बाद लक्ष्मण की जज के सामने पेशी होती है। काफी बहस और केस की सुनवाई के बाद आखिरकार उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन बाहर आते ही लक्ष्मण अपने भाई ब्रिज से बहुत नाराज था क्योंकि वो इन सारी परेशानियों का जिम्मेदार उसे ही मानता था। डुगडू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे अब तक बेल नहीं मिल पाई थी। वो लड़की भी लगातार जेल के अंदर रोती रहती थी क्योंकि उसकी माँ को पैसों की जरूरत थी। डुगडू उसे मिलने जेल जाता है, लेकिन पुलिस अभी भी उसे बेल देने के मूड में नहीं थी और वो जेल के अंदर ही थी। वहीं ब्रिज अपने भाई लक्ष्मण को मनाने के लिए लालाजी के घर पर जाता है, जहां पर लक्ष्मण और उसकी वाइफ वसुधा दोनों मौजूद थे। बातचीत के दौरान बरखा वसुधा से हल्के ताने में कहती है कि अच्छा है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, वरना तुम मेरी तरह इन्हीं 4 दीवारों में कैद हो जाती। दैन लालाजी और लक्ष्मण ब्रिज को एक ऑफर देते हैं। वो एक बड़ा बिजनेसमैन उनसे डील करना चाहता है, इसलिए उसे एक बार मिल लेना चाहिए और ब्रिज इसके लिए मान जाता है। और अब कहानी चलती है 1973 में, जहाँ पर ब्रिज, लक्ष्मण और लालाजी उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि असल में एक हाई लेवल क्रिमिनल है। वो क्रिकेट से लेकर बड़े गेम तक में सट्टा चलाता है और पूरे अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। और उससे बात करते करते ब्रिज को ये बात पता चल जाती है क्योंकि ब्रिज का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता था, इसलिए वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है। और ये बात लालाजी और लक्ष्मण को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है। यहाँ पर ब्रिज अपने भाई लक्ष्मण को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक क्रिमिनल है, अगर तुम उसके साथ धंधे में घुस जाओगे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बेईमान नहीं है, हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। लेकिन लक्ष्मण यहाँ पर उसकी बात सुनने वाला नहीं था। हम देखते हैं वो क्रिमिनल बिजनेसमैन ये बात जाकर बापट को बता देता है कि ब्रिज ने डील करने से मना कर दिया है। इससे साफ हो जाता है कि ये पूरा नेटवर्क कहीं ना कहीं बापट तक जुड़ा हुआ था। बापट फिर ब्रिज को दिल्ली मिलने के लिए बुलाता है और जब दोनों मिलते हैं तो बापट कहता है कि सब लोग मेरी बात मानते हैं, सिर्फ तुम ही मुझे इग्नोर करते हो। और ब्रिज यहाँ पर उसे जवाब देता है कि उसके मटके को गवर्नमेंट की मंजूरी मिल जाए तो वो इतना पैसा देगा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बापट इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो चाहता है कि ब्रिज उसके और उस क्रिमिनल के सिस्टम के साथ मिलकर काम करे। खैर वहीं दूसरी तरफ बरका अपने प्रोफेसर दोस्त को घर खाने पर बुलाती है। तभी अचानक ब्रिज वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। प्रोफेसर के जाने के बाद बरका ब्रिज से कहती है कि वो इस घर में अकेलापन और घुटन महसूस करती है, इसलिए बस उस दोस्त से बात करके उसका दिल हल्का हो जाता है। वही हम इंस्पेक्टर तावड़े को देखते हैं, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था और अब पूरी तरीके से वो शराब और निराशा में डूब चुका था। ईमानदारी से अब उसका भरोसा उठ गया था और वो धीरे धीरे मटके में पैसा लगाने लग जाता है और अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका था। वो अपनी हालात डिसूजा के साथ शेयर करता है। डिसूजा उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो खुद को संभाल ले। लेकिन तांबड़े यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गया था, इसीलिए वो अपने घर आता है और फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। जब ये बात डिसूजा को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अपने एक ईमानदार दोस्त को खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज बरका के लिए एक नया घर खरीद लेता है और कहता है कि अगर उसे उसके साथ घुटन महसूस होती है तो वो आराम से अलग रहकर अपनी जिंदगी जी सकती है। तभी ब्रिज का एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसके मटके के पैसों में भारी कमी आ रही है, यानी कि कोई ना कोई आदमी उसके पैसों की चोरी कर रहा है। इसीलिए ब्रिज अपने घर की नौकरानी रुक्मिणी के लिए एक गद्दों की दुकान खुलवा देता है, जहां पर वो रुई के गद्दे भरने का काम करती थी। ऊपर से ये साधारण काम लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक दिखावा होता है। अंदर ही अंदर ब्रिज अपने सारे पैसे उन्हीं गद्दों के अंदर रुई के साथ छुपवा लेता था, ताकि पुलिस को शक ना हो और ना ही कोई उन्हें ट्रैक कर सके। और अब ब्रिज नोटिस करता है कि दुगड़ू काफी समय से गायब है और सामने नहीं आ रहा। तभी सीन दुगड़ू पर जाता है, जहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। असल में मटके का पैसा चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि दुगड़ू ही था। यही नहीं, उसी ने लक्ष्मण की शादी वाले दिन सीबीआई को कॉल करके उसे गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लगता था कि ब्रिज उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, तक कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जेल के अंदर बंद थी। तभी हम देखते हैं लक्ष्मण दुगड़ू के पास आता है और उसे अपने साथ मिलने का ऑफर देता है, क्योंकि उसे खबर मिलती है कि वो काफी समय से ब्रिज के साथ काम नहीं कर रहा था। दुगड़ू भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिज पूरी तरह अकेला हो गया था। उसकी वाइफ वर्का उससे अलग रहने लगी थी, बेटा अनमोल हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था और गुल्टू के साथ भी उसका रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि वो हर चीज में अपनी मनमानी करने लगी थी। उसका भाई लक्ष्मण लालाजी के साथ चला गया था और दुगड़ू भी उससे दूर हो गया था। और इस तरह ब्रिज की जिंदगी में अब कोई भी उसके साथ नहीं रहता और वो पूरी तरीके से अकेला पड़ गया था। और अब सीन जाता है सन 1975 के समय में, जहां देश का माहौल पूरी तरह बदलता हुआ दिखता है। उसी दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिखाई देती
राजनीति है जिन पर विपक्षी दलों द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। इस बीच पूरे देश में असंतोष फैल जाता है। मजदूर यूनियन, रेलवे यूनियन और अलग अलग काम करने वाले ग्रुप एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। लोग अपने काम रोककर सड़कों पर उतर आते हैं, जगह जगह धरना और प्रदर्शन होने लगते हैं। पूरा सिस्टम एक तरीके से ठहर जाता है। इसीलिए इंदिरा गांधी यहाँ पर इमरजेंसी लागू करने के बारे में सोचती है। तभी हम गुर्रू को देखते हैं जो ब्रिज को अपने साथ लेकर पेश्तून जी से मिलने के लिए जाती है। पेश्तून जी बॉम्बे के बहुत बड़े फेमस टेक्सटाइल मिल के मालिक होते हैं और वो बताते हैं कि टेक्सटाइल मिल पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब उनका काम धीरे धीरे कम हो गया है। वो मिल को बंद करना चाहते हैं, लेकिन मजदूर इसके खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। और अब पेश्तून जी ब्रिज से कहते हैं कि अगर वो जाकर मजदूरों को समझा दे तो धरना खत्म हो सकता है और फिर उसी जमीन पर हम लोग होटल्स बनाएंगे जिससे लोगों को नया रोजगार मिल जाएगा। वो ब्रिज से कहते हैं कि मजदूर तुम्हें बहुत मानते हैं और वो तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं टालेंगे और हम तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में 30 या 40% का पार्टनरशिप भी बना लेंगे। तो हम देखते हैं सरकार और मिल मालिक मिलकर मजदूरों के आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजदूर किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। वे एकजुट होकर अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं और धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं। वहीं ब्रिज के साथ काम करने वाले सारे पार्टनर भी कहते हैं कि मटके का धंधा काफी धीमा पड़ गया है क्योंकि मजदूर लगातार आंदोलन पर बैठे हैं और पैसा लगाना उन्होंने बंद कर दिया है। वो सलाह देते हैं कि अगर ये आंदोलन खत्म हो जाए तो धंधा फिर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ब्रिज यहाँ पर सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था, कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तभी ब्रिज गुल्लू के पास जाता है और उससे कहता है कि वो आंदोलन को खत्म करने के लिए मजदूरों को नहीं समझाएगा क्योंकि मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो ये भी कहता है कि मिलें बंद करके होटल बनाना सभी के लिए सही रोजगार का समाधान नहीं है। और अब ये सुनकर गुलरुख नाराज हो जाती है। उसका कहना था कि ब्रिज हमेशा अपनी ही मर्जी से फैसले करता आया है और इसी बात पर दोनों के बीच दूरी बढ़ जाती है और गुलरुख उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेती है। खैर हमारा सीन दुगड़ू पर जाता है जो दोबारा मटके के पैसों की चोरी कर रहा था और इस बार ब्रिज अपने आदमियों के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। ब्रिज उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग सकते थे क्योंकि ये बिजनेस हमने साथ मिलकर स्टार्ट किया था। इस पर दुगड़ू भड़क जाता है और कहता है कि ब्रिज तुम स्वार्थी हो, तुमने अपने रिश्तों से ज्यादा अपने धंधे को महत्व दिया है और तुम अपनी तरफ देखो, तुम आज अकेले खड़े हो। दुगड़ू ब्रिज से कहता है कि तू बंदर की पूंछ लेकर लंका जलाने गया था, लेकिन तुझे ये समझ नहीं आया कि तू कब लंका जलाते जलाते खुद ही रावण बन गया है। खैर ब्रिज उसे छोड़ देता है और पूरी रात सोच में डूबा रहता है। अगले दिन वो पहुंचता है जहां मजदूर हड़ताल पर बैठे थे। सबको लगता है कि वो आएगा और हड़ताल खत्म करने को कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ब्रिज मजदूरों से साफ कहता है कि वो उनके साथ है और उन्हें अपने हक की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। वो कहता है चाहे मटका चले या बंद हो जाए, लेकिन मजदूरों को अपनी लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए। और अब ये सुनकर वहां पर तालियां बजने लगती है, नारे लगने लगते हैं, हमारा नेता ब्रिज जैसा हो। इससे सरकार और बापट दोनों टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ब्रिज इस सपोर्ट के दम पर कहीं उनकी पॉलिटिकल पावर न छीन ले। वहीं बापट फिर से प्रेस मालिक को कॉल करता है और कहता है कि किसी भी तरीके से तुम ब्रिज को संभाल लो। प्रेस मालिक डिसूजा से कहता है कि ब्रिज के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा जाए। डिसूजा पूरे सिस्टम और बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिख देता है, लेकिन अगले दिन प्रेस मालिक उस आर्टिकल में सारे बड़े नाम हटा देता है और पूरा दोष केवल ब्रिज पर डाल देता है। ये देखकर डिसूजा को फिर से बहुत चोट लगती है क्योंकि उसकी पूरी सच्चाई बदल दी गई थी और अब डिसूजा को भी समझ में आ जाता है कि ये सभी लोग जानबूझकर ब्रिज को ही फंसा रहे हैं और इसीलिए डिसूजा एक नंबर से ब्रिज को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि देश में जल्दी ही इमरजेंसी लागू होने वाली है और इसके बाद पूरे सिस्टम को पुलिस कंट्रोल में ले लेगी और जो भी दंगे आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बापट और ऊपर के लोगों की नजर में ब्रिज सबसे बड़ा टारगेट था और उसका एनकाउंटर भी हो सकता है, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। अब यहाँ पर ब्रिज उससे बार बार उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बापट और दरब अहमद यानी कि वही क्रिमिनल बिजनेसमैन अपने गुंडों को ब्रिज के पीछे लगा देते हैं ताकि उसे खत्म किया जा सके। वहीं हम मकसूद को देखते हैं जिसकी फिल्म में ब्रिज ने पैसा लगाया था। आज उसकी फिल्म का फर्स्ट प्रीमियर होने वाला था, इसीलिए ब्रिज बरका के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रीमियर में चलेगी। उसके बाद बरका उसके साथ फिल्म के प्रीमियर में पहुंच जाती है और जब बरका वॉशरूम जाती है तो उसकी मुलाकात गुलरुख से हो जाती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है जहाँ पर गुलरुख कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं अब ब्रिज से काफी दूर हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे भी कहती हूँ कि तुम भी ब्रिज से दूरी बना लो क्योंकि उसके साथ तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकती। और ये बात बरका के दिमाग में बैठ जाती है और वो भी फिल्म प्रीमियर से ब्रिज को अकेला छोड़कर निकल लेती है और अब ब्रिज पूरी तरह अकेला रह जाता है। इधर प्रीमियर में मकसूद फिल्म की पूरी टीम का इंट्रोडक्शन देता है। डायरेक्टर, राइटर, हीरोइन और बाकी मेकर्स सबको स्टेज पर बुलाता है, लेकिन ब्रिज जिसने फिल्म में पैसा लगाया था उसे स्टेज पर नहीं बुलाया जाता। ये बात ब्रिज को काफी ज्यादा हर्ट करती है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। तब साफ था कि ब्रिज से सभी लोगों ने अपना अपना काम निकाला था और अब कोई भी उसके साथ नहीं था। फिल्म प्रीमियर से निकलकर ब्रिज अपनी गाड़ी में जा रहा था, तभी अचानक दरब अहमद के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और इस हमले में उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। इसी तरह बचते बचाते ब्रिज वहां से निकलता है और सीधे रुक्मिणी की गद्दों वाली दुकान पर पहुंच जाता है और वहीं पर वो रात बिताता है और पूरी तरह टूटा हुआ और अकेला। तभी ब्रिज सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालता है, लेकिन रुक्मिणी उसे रोक देती है। वो कहती है कि यहाँ कॉटन के गद्दे रखे हैं, अगर आग लगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। असल में उन्हीं गद्दों के अंदर ब्रिज के पैसे भी छुपे हुए थे, इसीलिए ब्रिज लाइटर वापस रख देता है और शांत हो जाता है। दूसरी तरफ दरब अहमद के गुंडे उसे हर जगह ढूंढते रहते हैं,
लेकिन ब्रिज का कहीं भी अता पता नहीं चलता और अब ब्रिज पूरी तरह अकेला और हताश हो चुका था। वो अपने घर लौटता है, अच्छे से नहाता है और फिर पुलिस कमिश्नर को कॉल करके कहता है कि वो घर पर ही है, उसे आकर अरेस्ट कर लिया जाए। वो रुक्मिणी को भी कॉल करके उससे मिलने के लिए कहता है और जब पुलिस उसे उसके घर से लेकर जा रही थी तब ब्रिज जाते जाते रुक्मिणी के हाथ में एक लाइटर देता है और हल्के इशारे में कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर लेना। असल में वो उससे कहना चाहता था कि अगर दुकान पर कोई भी खतरा आए तो गद्दों की दुकान को आग लगाकर सब कुछ खत्म कर देना। देन पुलिस ब्रिज को लेकर निकल जाती है और जैसे ही पुलिस ब्रिज को जेल के अंदर लेकर जा रही थी तभी अचानक दो कैदी पुलिस कस्टडी के अंदर ही उस पर हमला कर देते हैं और गोली चला देते हैं। ब्रिज को काफी सारी गोलियां लग गई थी, इसलिए तुरंत उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया जाता है। सो गाइस, ये वही वाला सीन होता है जो हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। दूसरी तरफ दरब अहमद के गुंडों को पता चल जाता है कि रुक्मिणी के गद्दों वाली दुकान में ब्रिज का पैसा छुपा हुआ है और वो लोग तुरंत दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी उन्हें आता देख सब कुछ समझ जाती है और बिना देर किए लाइटर जलाकर आग लगा देती है और कुछ ही देर में पूरी दुकान, सारे गद्दे, अंदर छुपा हुआ सारा पैसा जलकर राख हो जाता है। और आखिरी सीन में हमें ब्रिज को उसी हालत में दिखाया जाता है और सवाल यही रहता है कि क्या वो जिंदा बचेगा या फिर नहीं और आगे उसकी कहानी क्या मोड़ लेगी, और ये हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये सीरीज बहुत ज्यादा बड़ी है, इसका हर एपिसोड काफी बड़ा है, कोई 45 मिनट का, और लास्ट वाला एपिसोड तो कम से कम 1.5 घंटे का है। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।